सूर्यगढ़ राज्य के भव्य महल में एक गंभीर और शांत वातावरण में युवराज आदित्यवर्धन का राज तिलक हो रहा था। आदित्यवर्धन अब इस विशाल राज्य के नए अधिपति बनने जा रहे थे। हालांकि इस महत्वपूर्ण और शुभ अवसर पर किसी भी प्रकार के उत्सव या हर्षोल्लास का आयोजन नहीं किया गया था। इसका कारण यह था कि कुछ ही दिन पूर्व उनके पूज्य पिता महाराज विक्रमदेव का आकस्मिक और रहस्यमय निधन हो गया था। महाराज विक्रमदेव की मृत्यु कैसे हुई, यह अब तक एक अनसुलझा रहस्य था। वे मात्र 52 वर्ष के थे और पूरी तरह से स्वस्थ तथा ऊर्जावान दिखाई देते थे। इसलिए उनकी अचानक हुई मृत्यु ने पूरे राज्य को स्तब्ध कर दिया था। राजमाता संध्या देवी को इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पीछे किसी गहरे षड्यंत्र का संदेह था, लेकिन यह किसने और किस उद्देश्य से किया, यह बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं था। महाराज विक्रमदेव के दरबार में अनेक योग्य मंत्री थे, परंतु मंत्री कालकेतु उनका सबसे निकट और विश्वसनीय सलाहकार था। महाराज उसे अपना दाहिना हाथ मानते थे और महाराज के इस असामयिक निधन से वह अत्यंत शोकाकुल और विचलित था। अब जब युवराज आदित्यवर्धन ने राज सिंहासन संभाल लिया था, तो उन्होंने अपने पिता की मृत्यु को एक स्वाभाविक घटना मान लिया था। उन्होंने स्वयं को राज्य के प्रशासनिक कार्यों में पूरी तरह से लीन कर लिया। स्वर्गीय महाराज विक्रमदेव ने अपने पुत्र आदित्यवर्धन का विवाह पड़ोसी राज्य चंद्रपुर की राजकुमारी कल्याणी से तय किया था, परंतु महाराज की अप्रत्याशित मृत्यु के बाद यह विवाह अधर में लटक गया था। राज्य के राजपुरोहित इस स्थिति को एक अशुभ संकेत मान रहे थे और राजमाता संध्या देवी भी इस विवाह संबंध को समाप्त करना चाहती थीं। सूर्यगढ़ राज्य में अपनी राजमाता संध्या देवी और मंत्री कालकेतु, जिन्हें कुछ लोग अभी भी दुर्जन कहते थे, उनकी वफादारी पर संदेह करते हुए कि विरोध के बावजूद युवा सम्राट आदित्यवर्धन ने अपने पूज्य पिता की अंतिम इच्छा का सम्मान करने का निर्णय लिया। उन्होंने पड़ोसी राज्य चंद्रपुर की राजकुमारी कल्याणी से विवाह रचाया। नवविवाहिता महारानी कल्याणी न केवल अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण थीं, बल्कि उन्होंने राज्य के शासन प्रशासन में भी कई महत्वपूर्ण और दूरदर्शी सुझाव दिए। उनकी सबसे अनोखी बात यह थी कि उनके पास एक अद्भुत पालतू तोता था, जो सामान्य पक्षियों से कहीं अधिक चतुर था और मानवीय भाषाओं में संवाद करने की क्षमता रखता था। तोता अक्सर महारानी कल्याणी से भविष्य और राज्य के कल्याण से संबंधित गूढ़ बातें करता था। एक दिन उस तोते ने महारानी कल्याणी को एक महत्वपूर्ण रहस्य बताया। उसने फुसफुसाते हुए कहा कि राजा को कभी भी किसी दूसरे के हाथ का बना भोजन नहीं खाना चाहिए, खासकर यदि उसमें किसी षड्यंत्र की गंध आती हो। तोते ने रहस्योद्घाटन किया कि उन्हें पहले उस भोजन की अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए। तोते ने महारानी को चेतावनी दी, हे महारानी, मुझे इस महल के भीतर किसी गुप्त षड्यंत्र की बू आ रही है। आपको हर पल सतर्क रहना होगा। महारानी कल्याणी जानती थीं कि राजा इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि कोई उन्हें हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए उन्होंने मन ही मन एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने राजा से कहा, हे मेरे स्वामी, मैंने एक विशेष व्रत रखने का संकल्प लिया है, जिसके नियमों के अनुसार अगले 6 महीने तक हमें अपना भोजन स्वयं बनाना होगा। यदि हमने किसी और के हाथ का बना भोजन ग्रहण किया तो मेरा व्रत भंग हो जाएगा और फिर हमें दोबारा 6 महीने तक यह व्रत करना होगा। सम्राट आदित्यवर्धन ने अपनी प्रिय महारानी के इस विचित्र सुझाव को बिना किसी प्रश्न के सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस तरह अनजाने में ही सही, रानी ने राजा को किसी भी संभावित खतरे से बचा लिया। समय बीतता गया और उनके विवाह को 2 वर्ष हो चुके थे, लेकिन अब तक उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई थी। यह देखकर मंत्री कालकेतु अत्यंत चिंतित हो उठे। उन्होंने सम्राट आदित्यवर्धन से कहा, महाराज, विवाह को 2 वर्षों से अधिक हो चुके हैं और अभी तक कोई उत्तराधिकारी नहीं है। मुझे लगता है आपको त्रिकूट के प्रसिद्ध वैद्य गंगा प्रसाद से परामर्श लेना चाहिए। वे निश्चित रूप से संतान प्राप्ति के लिए कोई न कोई उपाय बताएंगे। मंत्री कालकेतु ने एक समस्या और बताई। वैद्य गंगा प्रसाद अत्यंत वृद्ध हो चुके हैं और उनकी आंखें कमजोर हो गई हैं। वे आज स्वयं नहीं आ सकते, इसीलिए आपको स्वयं उनके पास जाना होगा। राजा ने तुरंत उत्तर दिया,
इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं रानी और तोते को आपके साथ भेज दूंगा। रानी अपनी समस्या तोते को बताएगी और तोता वही बात वैद्य को सुना देगा। इस तरह से समस्या का हल भी निकल आएगा और रानी को जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। मंत्री कालकेतु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैं भी यही सोच रहा था। कालकेतु मन ही मन झिझक रहा था, लेकिन कहने में संकोच कर रहा था। अगले ही दिन उसने तोते को साथ लेकर त्रिकूट की ओर निकलने का बहाना बनाया। हालांकि उसके मन में त्रिकूट जाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वास्तव में त्रिकूट में ऐसा कोई भी वैद्य गंगा प्रसाद नहीं रहता था। तोते को जैसे ही जंगल की जानी पहचानी दिशा छोड़कर किसी विपरीत मार्ग पर मुड़ते देखा गया, उसे तुरंत संदेह हुआ। वह फुसफुसाया, ये कहां जा रहे हैं हम? त्रिकूट तो इस दिशा में नहीं है। उसे महसूस हुआ कि मंत्री कालकेतु निश्चित रूप से कोई छल कर रहा है। शुरू में मंत्री ने तोते को अपने कंधे पर बिठाया था, लेकिन अब जैसे ही वे जंगल में गहरे उतरे, कालकेतु ने तोते को कसकर अपने हाथों की मजबूत पकड़ में जकड़ लिया। यह देख तोते ने संयम बनाए रखते हुए कहा, हे मंत्री महोदय, आप क्या कर रहे हैं? कृपया मुझे आजाद कर सकते हैं। मुझे जंगल के फलों को खाने की बहुत इच्छा हो रही है। मैंने बहुत दिनों से वन के ताजे फल नहीं खाए हैं। कृपया मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। मैं बस फल खाकर फिर आपके साथ चलूंगा। मंत्री कालकेतु क्रूरता से हंसते हुए बोला, तू मुझे छोड़ दूं? आज मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू फिर कभी उड़ने लायक नहीं रहेगा। तू तो बहुत बड़ा महारानी कल्याणी का रक्षक बनता है और तेरी चतुराई से ही महारानी इतनी सतर्क रहती है। तोते ने घबराकर कहा, हे मंत्री जी, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं कोई चतुर नहीं हूं, बल्कि एक साधारण तोता हूं जो मुझे पालता है और भोजन देता है। मैं तो बस उसी के गुण गाता हूं। यदि आप चाहें तो आज से मैं आपके साथ रहूंगा और सिर्फ आपके ही गुण गाऊंगा। आखिर मुझे कौन सा राजा बनना है कि मैं रानी का पक्ष लूं? मंत्री कालकेतु एक जोर का ठहाका लगाकर बोला, अरे तोते, तेरी गर्दन मेरी मुट्ठी में कसकर जकड़ी हुई है, फिर भी तू अपनी चालाकी दिखाने से बाज नहीं आ रहा। क्या तू मुझे सचमुच इतना बेवकूफ समझता है? मैंने अपने दुश्मनों को, कुत्ते और बिल्लियों को तक नहीं छोड़ा, फिर तुझे क्यों छोड़ूंगा? क्या तुम्हें पता है कि सूर्यगढ़ के पूर्व महाराज विक्रमदेव की हत्या मैंने ही की थी? सभी जासूस और गुप्तचर समझते रहे कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक थी, पर असल में मैंने कोई सबूत छोड़ा ही नहीं जिससे मुझ पर शक हो। मंत्री कालकेतु ने आगे कहा, अब मैं तुझे यहीं खत्म कर दूंगा। महल लौटकर मैं कह दूंगा कि तोता जंगल में किसी जंगली जानवर का शिकार हो गया या किसी शिकारी के जाल में फंस गया। तोते और मंत्री कालकेतु के बीच संवाद समाप्त हो गया और फिर वे दोनों उड़ने लगे। बस फिर क्या था? मंत्री अपनी दुष्ट योजनाओं में मग्न था, जबकि तोता तुरंत मंत्री की बातों का सार भांप गया। उसने एक नई रणनीति बनाते हुए कहा, मंत्री जी, अब मुझे राजा और रानी के सुख दुख से कोई वास्ता नहीं है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह राजा जीवित रहे या मर जाए। मुझे इसका कोई लेना देना नहीं है। तोते ने अपनी बात जारी रखी, मेरा बस एक ही मतलब है। यदि आप चाहते हैं कि मैं रानी के पास कभी वापस न जाऊं, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जंगल से वापस महल नहीं लौटूंगा। मेरी बस यही अंतिम इच्छा है कि मैं अपनी आंखों से आपको, हे मंत्री जी, राज सिंहासन पर विराजमान होते हुए देखूं। मंत्री कालकेतु ने कुछ पल सोचा, फिर एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, तो ऐसा ही होगा। मैं तुझे जीवित रखूंगा ताकि तू मुझे राजा बनते हुए देख सके, लेकिन तुझे उड़ने लायक नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर उस निर्दयी मंत्री ने क्रूरतापूर्वक तोते के पंख तोड़ दिए और उसे जंगल की घनी झाड़ियों में फेंक दिया। वहां से थोड़ी ही दूर पर उसी समय एक युवा ग्वाला गोपाल, चरित्र का नया नाम, अपनी गायें चरा रहा था। वह एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ा हुआ था और पूरा दृश्य ध्यान से देख रहा था। उसने न केवल मंत्री कालकेतु को तोते के साथ इतनी निर्ममता से व्यवहार करते हुए देखा, बल्कि उन दोनों की पूरी बातचीत भी स्पष्ट रूप से सुन ली थी। यह पहला अवसर था जब उसने किसी तोते को इंसानों की तरह बात करते हुए सुना था। जैसे ही मंत्री वहां से चला गया, ग्वाला गोपाल तुरंत पेड़ से नीचे उतरा और उन झाड़ियों के पास पहुंचा जहां घायल अवस्था में तोता तड़प रहा था। ग्वाला को अपने पास आता देख
तोता कमजोर आवाज में बोला, हे भैया ग्वाला, मेरी थोड़ी मदद कर दो। उस निर्दयी मंत्री ने मुझे पूरी तरह से अधमरा कर दिया है। उसने मेरे पंख तोड़ डाले हैं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुरंत ठीक हो सकता हूं। इन झाड़ियों की पत्तियों का रस निकालकर मेरे पंखों पर लगा दो, इससे मेरे पंख फिर से स्वस्थ हो जाएंगे। ग्वाले गोपाल ने दयालुता से पूछा, तेरी मदद क्यों करूं? तुम तो एक साधारण पक्षी हो। तोते ने अत्यंत विनम्रता से कहा, तुम मुझे एक दयालु इंसान लगते हो। यदि तुम मुझे ठीक कर दोगे तो बदले में मैं तुम्हारी आजीवन सेवा करूंगा। आज से मैं तुम्हारा सेवक बनकर रहूंगा। गोपाल ने कुछ देर सोचा और जो भी कहेगा वह करेगा। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद जगमगा उठी। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन उसने एक शर्त रखी, ठीक होने के बाद तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, मेरे सेवक बनकर। तोते ने तुरंत सहमति जताई, क्योंकि उस संकट की घड़ी में उसका जीवित रहना और किसी भी तरह ठीक होना ही सर्वोपरि था। उसने कृतज्ञता से कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इस आश्वासन के बाद ग्वाले गोपाल ने तेजी से उन झाड़ियों की पत्तियों का रस निकाला और उसे तोते के टूटे हुए पंखों पर लगाया। चमत्कारी रूप से कुछ ही क्षणों में तोता पूरी तरह से ठीक हो गया। उसके पंख फिर से मजबूत और उड़ने लायक हो गए। ग्वाले गोपाल के पास आया तो तोता प्रसन्नता से बोला, भैया, आज से तुम ही मेरे मालिक हो और मैं तुम्हारा स्वामी भक्त सेवक हूं। लेकिन सबसे पहले तोते ने ग्वाले को एक छोटी सी परीक्षा लेने की सोची। उसने विनम्रता से कहा, लेकिन सबसे पहले एक बात मान लो। ग्वाले ने हैरानी से पूछा, अरे अभी तो तुमने मुझे आदेश देना शुरू भी नहीं किया, फिर भी कौन सी बात है? तोते ने गंभीरता से कहा, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरी छोटी छोटी बातें मानोगे। यदि तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें एक दिन में राजा बना दूंगा। तोते ने आगे कहा, देखो, मेरी बताई गई औषधि ने 1 मिनट के भीतर मेरे पंख ठीक कर दिए। इसी तरह मेरे पास और भी कई चमत्कारी औषधियों का ज्ञान है, जिनसे मैं तुम्हें धनवान बना सकता हूं, और शायद अभी तक तुम्हारी शादी भी नहीं हुई होगी। गोपाल की आंखें चमक उठीं। उसने अधीर होकर पूछा, तुम मालिक, तुम यह सब सीधे साफ क्यों नहीं कहते? अब तुम मेरे स्वामी हो और मैं तुम्हारा सेवक। बताओ, मुझे अपना मालिक कैसे बना लेगा? क्यों नहीं, मालिक बनने में ही मेरी भलाई है। और मालिक बनने के बाद तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? मुझे धोखा तो नहीं दोगे? तोते ने विनम्रता से कहा, नहीं भाई, मैंने अभी तुम्हारी जान बचाई है और अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी भलाई करूं। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। ग्वाले ने संतोष के साथ कहा, अच्छा भाई, तो अब बताओ मुझे क्या करना है? तोता बोला, भैया, अब तुम्हें उस मंत्री कालकेतु का चुपचाप पीछा करना है और उसकी हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखनी है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। आगे क्या करना है यह मैं तुम्हें समय आने पर बताऊंगा। गोपाल तोते की बात मानकर मंत्री कालकेतु का पीछा करने लगा। मंत्री जंगल के गहरे भीतर पहुंच चुका था। गोपाल को समझ नहीं आ रहा था कि मंत्री आखिर जा कहां रहा है। तभी तोते ने ग्वाले को हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मंत्री रानी के लिए दवा लेने जा रहा है? तोते ने जवाब दिया, भाई, ये सब बातें मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। अभी तुम बस मंत्री का पीछा करते रहो। गोपाल एकदम समझ गया कि मंत्री उस बूढ़े वैद्य गंगा प्रसाद के पास ही जा रहा होगा। तोते ने समझाया, हां, क्योंकि वह वैद्य जड़ी बूटियों की खोज करने के लिए जंगल के भीतर अपनी बेटी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहता है। गोपाल पहले भी कई बार उस वैद्य के पास औषधि लेने जा चुका था। गांव के अधिकतर लोग वैद्य जयदेव, वैद्य जी का नया नाम, पर अगाध विश्वास रखते थे, क्योंकि उनकी औषधियां जादू की तरह तुरंत असर करती थीं। सीधा, बिना किसी हिचकिचाहट के, गोपाल वैद्य जयदेव की झोपड़ी की ओर बढ़ गया। झोपड़ी के बाहर एक घनी झाड़ी के पीछे छिपकर गोपाल मंत्री कालकेतु और वैद्य जयदेव की बातचीत सुनने लगा। उधर मंत्री कालकेतु वैद्य जयदेव से बात कर रहा था, लेकिन उसकी नजर बार बार वैद्य की युवा बेटी रमा पर जा रही थी। रमा एक अत्यंत समझदार युवती थी और वह तुरंत भांप गई थी कि मंत्री कालकेतु की नीयत ठीक नहीं है। मंत्री ने वैद्य जयदेव से धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, हे वैद्यराज,
महारानी कल्याणी के लिए कोई ऐसी औषधि तैयार कर दीजिए जिससे वे सदा के लिए बांझ रहें और कभी भी संतानोत्पत्ति न कर सकें। वैद्य जयदेव ये सुनकर चौंक उठे। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा, मंत्री जी, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? मेरा काम तो लोगों का भला करना है, उन्हें जीवन और स्वास्थ्य प्रदान करना है। मैं किसी को गलत औषधि नहीं दे सकता। मंत्री कालकेतु ने भयानक लहजे में कहा, देखो जयदेव, मैंने जो कहा है उतना ही करो। आज नहीं तो कल मैं इस राज्य का राजा बन जाऊंगा और उसके बाद तुम्हारी बेटी रमा को अपनी रानी बना लूंगा। उधर मंत्री कालकेतु जब राज दरबार में पहुंचा तो महारानी कल्याणी ने तुरंत देखा कि उसके साथ तोता नहीं था। उन्हें आश्चर्य हुआ, मेरा तोता कहाँ है? मंत्री ने पहले से ही अपनी सफाई की योजना बना रखी थी। महारानी के पूछने पर उसने शांत स्वर में कहा, महारानी जी, आपका तोता तो मुझे गच्चा दे गया। वह मेरे साथ जा रहा था, तभी रास्ते में उसकी नजर एक सुंदर मादा तोती पर पड़ गई। उसे देखते ही वह मोहित हो गया और उड़कर उसके पीछे चला गया। मैंने बहुत विनती की कि वह मेरे साथ राज दरबार लौट चले, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। मंत्री की इस बात पर महारानी कल्याणी को विश्वास नहीं हुआ। उनके अंतर्मन ने कहा कि मंत्री अवश्य कोई छल कर रहा है। उन्होंने सोचा, मेरा तोता ऐसा क्यों करेगा? उसे महल में इतनी सुख सुविधाएं मिली हुई थीं, कहीं ना कहीं यह मंत्री झूठ बोल रहा है। लेकिन राजा आदित्यवर्धन, पिछली बार के नाम, ने मंत्री की बात पर भरोसा कर लिया और बोले, छोड़ो उस तोते को, पहले यह बताओ कि तुम औषधि लेकर आए हो। मंत्री कालकेतु ने एक कांच की शीशी निकाली और नाटक करते हुए राजा को देने चला, लेकिन फिर अचानक उसके हाथ से शीशी छूटकर फर्श पर गिर पड़ी और टूट गई। यह देखकर मंत्री ने बहुत अफसोस जताते हुए कहा, महाराज, मुझे बहुत अफसोस है, आपकी लापरवाही के कारण यह शीशी टूट गई। मंत्री कालकेतु ने दिखावटी अफसोस जताते हुए कहा, मेरी तो महीनों की मेहनत बेकार हो गई, अब यह औषधि फिर से पाना बहुत मुश्किल होगा। उसने राजा आदित्यवर्धन को 500 स्वर्ण मुद्राएं और देने का आग्रह किया ताकि रानी कल्याणी को देने के लिए नई औषधि मंगवाई जा सके। राजा ने उसकी लापरवाही के बावजूद यह सोचकर कि भगवान जिसका बुरा नहीं चाहते उसका कोई बुरा नहीं कर सकता, नई मुद्राएं दे दी। मंत्री कालकेतु ने राजा से कहा, महाराज, आप आज थक गए होंगे, पहले विश्राम कीजिए, लेकिन सुबह आप दोबारा से दवा लेने के लिए त्रिकूट के वैद्य जयदेव के पास जाइएगा। अब मुझे जाना ही पड़ेगा। अगले ही दिन मंत्री कालकेतु वापस जंगल में वैद्य जयदेव के पास पहुंचा। वैद्य को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मंत्री इतनी जल्दी फिर से क्यों आ गया। उसने सोचा, शायद यह मेरी बेटी रमा के लिए आया होगा। मंत्री कालकेतु ने क्रोधाग्नि में कहा, हे वैद्य, तुम्हारी कल की वह दवा मेरी लापरवाही के कारण गिरकर बेकार हो गई, और हां, यह मूर्ख ग्वाला गोपाल जिसने मेरी बेटी रमा से विवाह कर लिया, इस पर मेरा क्रोध अलग से है। यह सुनकर वैद्य जयदेव मन ही मन भगवान का धन्यवाद देने लगे। उन्होंने सोचा, मैंने कभी भी जिंदगी में किसी को गलत दवा नहीं दी थी। इस दुष्ट मंत्री ने मुझसे इतना बड़ा पाप करवा दिया था, लेकिन अब मेरी बेटी की शादी हो जाने से मैं इस पाप से बच गया। वैद्य जयदेव ने मंत्री कालकेतु से कहा, कोई बात नहीं मंत्री जी, मैं आपको दूसरी दवा दे देता हूं। यह दवा पूरे 2 महीने की है और अब आपको बार बार जंगल में आने का कष्ट नहीं करना पड़ेगा। इस बार वैद्य ने महारानी कल्याणी को संतान प्राप्ति की एक अचूक और लाभकारी औषधि प्रदान की। वैद्य जानते थे कि उनका यह काम अब अवश्य पूरा होगा और कालकेतु का राज्य खुलने ही वाला था। इसी बीच मंत्री कालकेतु की निगाहें वैद्य की बेटी रमा को ढूंढ रही थीं। जब उसे रमा कहीं दिखाई नहीं दी तो उसने उत्सुकता से पूछा, आपकी बेटी रमा कहाँ है? वह दिखाई क्यों नहीं दे रही? वैद्य जयदेव ने दुखी मन से उत्तर दिया, मंत्री जी, दरअसल मैंने अपनी बेटी का विवाह कल ही कर दिया और वह अपने पति के साथ विदा हो गई है। वह अब सयानी हो गई थी, इसलिए मैंने उसे मना नहीं किया। मंत्री कालकेतु झुंझलाकर बोला, अरे वैद्य जी, अभी आपकी बेटी की उम्र ही क्या थी? आपने यह ठीक नहीं किया। मंत्री बेचारा उदास होकर दरबार लौट आया, लेकिन अब राजा आदित्यवर्धन कोई गलती नहीं कर सकते थे। कालकेतु ने बड़ी सावधानी से वह नई औषधि लाकर
महारानी कल्याणी को दे दी। राजा आदित्यवर्धन भी अपनी हारमोनी से रानी को औषधि पीने का आग्रह कर रहे थे। महारानी कल्याणी ये दवा पीना नहीं चाहती थी क्योंकि उन्हें काल केतु पर संदेह था, लेकिन राजा की इच्छा का मान रखने के लिए उन्होंने वह दवा ले ली। 1 महीने के बाद रानी को महसूस हुआ कि वे गर्भवती हैं। ये खुशखबरी राजा आदित्यवर्धन को सुनाई गई और राजा यह सुनकर अत्यंत प्रसन्नता से उछल पड़े। अत्यंत प्रसन्न होकर राजा आदित्यवर्धन ने तुरंत महामंत्री कालकेतु को अपने सामने बुलाया। राजा का चेहरा खुशी से चमक रहा था। उन्होंने कहा, हे महामंत्री, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारी लाई हुई औषधि की वजह से मैं अब पिता बनने वाला हूं। तुमने अपना वादा पूरा कर दिखाया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और मैं तुम्हें 5000 स्वर्ण मुद्राएं तत्काल इनाम में देता हूं। राजा ने उसी क्षण मंत्री को भारी इनाम सौंप दिया और आगे कहा, मंत्री जी, इस इनाम के असली हकदार तो वैद्य जयदेव और उनकी औषधि है। मेरी रानी कल्याणी गर्भवती हुई है, इसलिए वैद्य जयदेव को भी मेरी ओर से 5000 स्वर्ण मुद्राएं और दीजिए। यह सुनकर मंत्री कालकेतु के सारे कुटिल मंसूबे एक पल के लिए बिखर गए। वह तो रानी को बांझ बनाने निकला था और अब रानी गर्भवती हो चुकी थी। यह खबर सुनकर उसके भीतर घुटन और ईर्ष्या की आग धधकने लगी। उसके चेहरे पर बनावटी खुशी जरूर थी, लेकिन अंदर ही अंदर जलन और घबराहट उसे खाए जा रही थी। उसने मन ही मन वैद्य जयदेव को खत्म करने का निश्चय कर लिया। मंत्री कालकेतु ने राजा से कहा, महाराज, मैं अभी इसी समय यह शुभ समाचार वैद्य जयदेव को देने जाता हूं। राजा आदित्यवर्धन ने सहमति दी। ठीक है मंत्री जी, आप जाएं। मंत्री के हाथ में तलवार थी और वह वैद्य की झोपड़ी की ओर जंगल में तेजी से बढ़ने लगा। तोते ने गोपाल पिछली बार के नाम से तुरंत कहा, भाई, आज तुम्हारे ससुर वैद्य जयदेव बहुत बड़े खतरे में हैं। वह दुष्ट मंत्री उन्हें मार डालेगा। तुम्हें उनकी रक्षा करनी चाहिए। गोपाल चिंतित हुआ और बोला, अरे भाई, भला मैं उस दुष्ट मंत्री का सामना कैसे कर सकता हूं? उसके हाथ में तलवार है और वह क्रोध में आग बबूला है। तोते ने उसे समझाया, जब अपने परिवार पर संकट आता है तो आदमी को अपनी जान की बाजी लगा देनी चाहिए। साहस जुटाओ गोपाल। ग्वाले गोपाल ने साहस जुटाया और मंत्री कालकेतु के पीछे पीछे चलने लगा। जैसे ही मंत्री वैद्य जयदेव के पास पहुंचा, वह गुस्से में आपा खो चुका था। उसने वैद्य जयदेव से क्रोधित स्वर में कहा, हे बूढ़े वैद्य, तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुझसे रानी को बांझ करने की दवा देने को कहा था, लेकिन तूने उसे संतान प्राप्ति की दवा दे दी। आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर मंत्री कालकेतु ने अपनी तलवार निकाली और वैद्य जयदेव पर वार करने ही वाला था कि गोपाल ने बिना समय गंवाए अपनी पूरी ताकत से अपनी लाठी मंत्री के पैर पर दे मारी। कालकेतु ने इस अचानक अप्रत्याशित आक्रमण की कल्पना भी नहीं की थी। उसे पता ही नहीं चला कि कोई उसका पीछा कर रहा है। झटके से उसकी तलवार दूर जा गिरी और वह खुद धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद गोपाल ने मंत्री कालकेतु की जमकर पिटाई की और इस पिटाई के दौरान मंत्री के सारे कुटिल भेद और छल सबके सामने खुलकर आ गए। कालकेतु को पिटने के बाद गोपाल ने उससे बची हुई स्वर्ण मुद्राएं छीन लीं। अपनी जान बख्शने की भीख मांगते हुए मंत्री को गोपाल ने चेतावनी भरे स्वर में कहा, अगर तुम दोबारा इस जंगल में दिखाई दिए तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और हां, अगर तुमने मेरे बारे में एक भी शब्द राजा को बताया तो मैं तुम्हारे सारे कुकर्मों का भंडाफोड़ कर दूंगा और तुम्हें सीधे राज दरबार में बेनकाब कर दूंगा। वह डरा हुआ मंत्री किसी तरह वहां से भाग निकला और सीधा राज दरबार पहुंचा। पहुंचते ही उसने राजा आदित्यवर्धन से कहा, महाराज, आपने मुझे जो 5000 स्वर्ण मुद्राएं दी थीं, उन्हें वैद्य जयदेव के पास ले जाते समय रास्ते में एक खूंखार लुटेरे गोपाल ने मुझ पर अचानक हमला कर दिया। उसने मुझसे वह थैली छीन ली और साथ ही मुझे बेरहमी से पीटा। उसने मुझे धमकी भी दी कि यदि मैंने 5000 स्वर्ण मुद्राएं और लाकर उसे नहीं दी तो वह मुझे जान से मार डालेगा। महाराज, अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। उस लुटेरे को तुरंत गिरफ्तार कर फांसी की सजा दीजिए। राजा आदित्यवर्धन ने गंभीर स्वर में कहा, मंत्री जी, ऐसा ही होगा।
उस दुष्ट ग्वाले को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। राजा के आदेश पर सैनिकों ने गोपाल को तुरंत पकड़ लिया और उसे राज दरबार में प्रस्तुत किया। गोपाल ने अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी और सैनिकों को आदेश दिया, इसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। उसी समय महारानी कल्याणी, जो गर्भावस्था के अंतिम चरण में थीं, वहां उपस्थित थीं। उन्होंने बड़ी शांति और विनम्रता के साथ महाराज से कृपा पूर्वक कहा, महाराज, कृपया कुछ समय के लिए रुक जाइए। जब तक हमारे संतान का जन्म नहीं हो जाता, तब तक किसी भी तरह का ऐसा अशुभ कार्य या फांसी की सजा न दीजिए। कृपा करके इस ग्वाले की सजा पर तब तक रोक लगा दीजिए जब तक हमारा शिशु जन्म नहीं लेता। उसके बाद जो उचित होगा वह कीजिएगा। राजा ने रानी की बात मान ली और गोपाल को कारागार में डाल दिया गया। इधर मंत्री कालकेतु मन ही मन सोचने लगा कि यह तो ग्वाला भी 7-8 महीने के लिए तो बच गया, अतः उसकी फांसी अवश्य होगी। लेकिन अब सबसे बड़ी बाधा तोता था। अगले ही दिन तोता राज दरबार में आया। मंत्री कालकेतु उस तोते के पास पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि रानी उसकी बात सुनेगी और तोता भी उसकी शिकायत करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तोते को देखते ही मंत्री कालकेतु बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुआ। जैसे ही तोता मंत्री की शिकायत करने लगा, महारानी कल्याणी ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने क्रोधित स्वर में मंत्री कालकेतु से कहा, तुम्हारी मनगढ़ंत कहानियां नहीं सुननी मुझे। तुम इसी समय यहां से लौट जाओ और अपनी नीति के पास जाओ। मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला और तुमने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। महारानी कल्याणी ने क्रोधित स्वर में कालकेतु से कहा, अगर तुम तुरंत यहां से नहीं गए तो मैं तुम्हें मरवा दूंगी, और जिस मंत्री की तुम शिकायत कर रहे हो उसी की लाई हुई अचूक औषधि के कारण मैं गर्भवती हुई हूं। तोता, जो यह सब देख और सुन रहा था, समझ गया कि इस समय रानी किसी भी सच्ची बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। वह चुपचाप उड़कर गोपाल की पत्नी रमा के पास पहुंचा और उसे सांत्वना देते हुए बोला, इस समय हमारे ऊपर एक बड़ी विपत्ति का साया है। हमें धैर्य रखना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा। इस तरह 7-8 महीने और बीत गए। फिर एक दिन महारानी कल्याणी ने एक तेजस्वी और सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे महल में आनंद और उल्लास की लहर दौड़ गई। परंतु मंत्री कालकेतु के मन में जलन की आग भड़क उठी। अब वह उस निर्दोष राजकुमार को नुकसान पहुंचाने की एक नई भयावह साजिश रचने लगा। चूंकि अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था, उसे लगा कि वह अपनी मनमानी कर सकता है। उसने एक सर्प विशेषज्ञ को बुलाया और उससे कहा कि वह एक विषैले सर्प की मदद से राजकुमार की हत्या करवा दे। मंत्री को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि तोता अब भी उस पर लगातार नजर रखे हुए है। वह हर समय मंत्री का पीछा करता और महल के आसपास के पेड़ों पर बैठा रहता था। मंत्री कालकेतु पूरी तरह से इस गलत विश्वास में था कि वह तोता जंगल में तड़प तड़प कर मर चुका होगा, परंतु उसकी यही भूल उसके विनाश का कारण बनने वाली थी, क्योंकि तोते ने मंत्री और सर्प विशेषज्ञ के बीच हुई पूरी बातचीत सुन ली थी। एक बार फिर तोता तुरंत रानी कल्याणी के पास पहुंचा और बोला, रानी मां, कृपया अपने पुत्र की रक्षा कीजिए। मैंने मंत्री कालकेतु और उस सर्प विशेषज्ञ की सारी बातें सुन ली हैं। वे आपके बेटे की हत्या की योजना बना रहे हैं। लेकिन रानी कल्याणी ने गुस्से में आकर कहा, चुप हो जा तोते, मैं मंत्री के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनना चाहती। अगर तू दोबारा यहां आया तो मैं सचमुच तुझे मरवा दूंगी। मेरे पास कभी मत आना और मंत्री के खिलाफ मेरे सामने झर मत उगलना। तोते ने देखा कि रानी पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वह समझ गया कि रानी इस समय उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। महारानी कल्याणी की बात न मानने पर तोते ने तुरंत राजमाता संध्या देवी यानी राजा आदित्यवर्धन की मां के पास जाने का निश्चय किया। उसे पहले से ही संदेह था कि मंत्री कालकेतु ने ही उनके दिवंगत पति महाराज विक्रमदेव की हत्या करवाई थी। जब तोता राजमाता संध्या देवी के पास पहुंचा तो उन्होंने उसकी बात पर पूरा ध्यान दिया। तोते ने उन्हें सारी बातें विस्तार से बता दी और कहा, राजमाता, आज रात मंत्री कालकेतु गुप्त दरवाजे से सर्प विशेषज्ञ को लेकर रानी कल्याणी के कक्ष में आएगा। वह विशेषज्ञ
एक जहरीला सांप राजकुमार के पास छोड़ देगा और इस तरह राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी। आप चाहें तो अपने पुत्र और पौत्र की जान बचा सकती हैं। राजमाता संध्या देवी को तोते की बात पर पूरा विश्वास हो गया। उन्होंने बिना समय गंवाए अगले दिन रात में तोते के साथ राजा आदित्यवर्धन के पास गईं और बोलीं, बेटा, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूं, मेरे साथ चलो। राजा को कुछ समझ में नहीं आया कि उनकी माँ ऐसा क्यों कह रही हैं और उन्हें कहाँ ले जाना चाहती हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी माँ का मान रखा और उनके साथ चले। राजमाता और राजा महल के एक गुप्त दरवाजे के पीछे छिपकर होने वाली घटना को देखने लगे। कुछ ही देर बाद राजा आदित्यवर्धन ने देखा कि उनका मंत्री कालकेतु एक सर्प विशेषज्ञ को लेकर महल में दाखिल हुआ। वे दबे पांव सबकी छिपते छुपाते रानी के कक्ष की ओर बढ़े। राजा ने देखा कि उस विशेषज्ञ ने एक जहरीला सांप निकाला और उसे रानी के कक्ष में छोड़ दिया। इसके बाद मंत्री कालकेतु और सर्प विशेषज्ञ वहां से भागने लगे। ये देखकर राजा आदित्यवर्धन तुरंत दौड़ पड़े। उन्होंने मंत्री कालकेतु को पकड़ लिया और जोर जोर से पहरेदारों को आवाज लगाने लगे। पहरेदार तुरंत वहां पहुंच गए और उन्होंने मंत्री तथा सर्प विशेषज्ञ को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। उधर महारानी कल्याणी ये सब देखकर घबराकर चिल्लाने लगीं, ओह, क्या हो रहा है? मेरे बेटे को सांप ने डस लिया है। ये सुनते ही महल में अफरा तफरी मच गई। कोई समझ नहीं पा रहा था कि अचानक ये सब कैसे हो गया और अब नन्हे राजकुमार को कैसे बचाया जाए, ये सबकी चिंता थी। उसी समय तोता उड़ता हुआ पहुंचा और रानी कल्याणी के पास जाकर बोला, महारानी, आप घबराइए मत, राजकुमार को कुछ नहीं होगा, लोग उसे बचा लेंगे। मुझे इस हमले के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए मैंने वैद्य जयदेव को महल के बगीचे में पहले से ही छुपा रखा है। ये कहते ही तोता तुरंत बगीचे की ओर उड़ा और वैद्य जयदेव को लेकर रानी के पास आया। वैद्य ने आते ही राजकुमार की जांच की और उसे एक विशेष शक्तिशाली विषनाशक औषधि पिलाई। वैद्य जयदेव द्वारा औषधि पिलाने के बाद तोता आश्वस्त होकर बोला, अब राजकुमार को कुछ नहीं होगा, वह जल्द ही स्वस्थ हो जाएगा। उसने राजा आदित्यवर्धन और महारानी कल्याणी से कहा, आप दोनों को इसी वैद्यराज की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई है। इसके बाद तोते ने राजा और रानी को पूरी घटना की सच्चाई बता दी। उसने मंत्री कालकेतु के सारे षड्यंत्र को उजागर किया और यह भी बताया कि ग्वाला गोपाल पूरी तरह से निर्दोष है। साथ ही तोते ने यह भी राज खोला कि राज्य के खजाने से लिए गए 5000 स्वर्ण मुद्राएं मंत्री कालकेतु ने अपने घर में छुपा रखी हैं। उसने यह भी बताया कि राजा के पिता महाराज विक्रमदेव की हत्या का असली अपराधी भी यही मंत्री कालकेतु ही है। अब मंत्री कालकेतु रंगे हाथों पकड़ा जा चुका था। उसके सभी अपराध राजा आदित्यवर्धन के सामने उजागर हो गए थे। राजा ने तुरंत न्याय करते हुए आदेश दिया कि मंत्री कालकेतु को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। इसके बाद राजा ने तोते से कहा, क्षमा कर दो मित्र, तुम्हारी बातों में आकर मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा था। अब बताओ, तुम्हारे इस उपकार के बदले में मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? तोते ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, महाराज, सबसे पहले तो आप निर्दोष ग्वाले गोपाल को कारागार से मुक्त करवा दीजिए और उसे अपने दरबार में शाही सेवक के पद पर नियुक्त कर दीजिए। साथ ही हमारे वैद्य जयदेव को राजवैद्य का पद प्रदान कर दीजिए। राजा आदित्यवर्धन ने तुरंत हामी भरते हुए कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। इस प्रकार तोते की सहायता से राजा आदित्यवर्धन ने न केवल अपने पुत्र को बचाया बल्कि अपने राज्य को एक बड़े षड्यंत्र से भी मुक्त कर दिया। इसके बाद उन्होंने वर्षों तक न्यायपूर्वक राज्य किया और अपनी प्रजा की सेवा में लगे रहे।